वेलकम डियर स्टूडेंट्स। हम लर्न कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स, और उसमें भी हम हैं बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स। और आज आप लर्न करने वाले हैं बॉन्डिंग की लास्ट थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ये थ्योरी दो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइम पे दी थी। फर्स्ट थे हैंस बेथे, इन्होंने 1929 में ये थ्योरी दी। इस थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशंस किए गए जॉन वेन विलिक के द्वारा 1932 में। इस थ्योरी का मेन पॉइंट, पहला पॉइंट क्या है? मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो प्योरली आयोनिक बॉन्ड है, और इन दोनों आयंस के बीच यानी मेटल और लिगेंड्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स वर्क करता है। या मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा और लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज होगा। अब इस थ्योरी की इसी पॉइंट में दो लिमिटेशंस भी है। क्या है वो? नेगेटिव चार्ज लिगेंड को पॉइंट चार्ज एज्यूम किया गया है। फर्स्ट इसकी लिमिटेशंस। सेकंड क्या है कि जब इसको पॉइंट चार्ज आपने एज्यूम कर लिया तो इसकी जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स है वो इग्नोर कर दी गई है। जैसे अमोनिया की और Cl- की दोनों की स्ट्रक्चर्स डिफरेंट है, लेकिन यहां दोनों को क्या एज्यूम कर लिया गया है? पॉइंट नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं सेकंड पॉइंट, इसका नाम CFT क्यों है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्यों है? तो क्या कहा गया कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच का जो अट्रैक्शन है वो आयोनिक क्रिस्टल से बिल्कुल मिलता जुलता है। यानी जो आयोनिक क्रिस्टल्स में अट्रैक्शंस है वैसा ही इंटरैक्शंस यहां कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच है। इसीलिए इसका नेम क्या हो गया? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल वर्ड लिया गया है आयोनिक क्रिस्टल से। अब है इसका तीसरा पॉइंट। तो पहले हम दो पॉइंट लर्न कर लेते हैं बच्चों। ये आपके नोट्स के लिए मैंने पहले ही बोर्ड पे मेंशंस कर दिए हैं इस थ्योरी के बेसिक 3 पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड्स इज आयोनिक अराइजिंग फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयन पे कौन सा चार्ज होगा? यहां पर मेटल आयन पे चार्ज होगा पॉजिटिव, एंड लिगेंड पे कैसा होगा? नेगेटिव। ध्यान क्या रखना है? लिगेंड को क्या एज्यूम किया गया है? पॉइंट नेगेटिव चार्ज। ये काम का पॉइंट है, पॉइंट नेगेटिव चार्ज। अब आते हैं इसके सेकंड पॉइंट पर, दिस इंटरेक्शन। दिस का मतलब इस मेटल आयन और लिगेंड्स के बीच का। दिस इंटरेक्शन इज सिमिलर लाइक आयोनिक क्रिस्टल्स, हेंस दिस थ्योरी इज नोन एज ए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। अब आते हैं तीसरा और मेन पॉइंट। पूरी थ्योरी इसी पॉइंट पर टिकी हुई है। मेटल्स के अंदर जो डी सबसेल है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो सेंट्रल मेटल है उसका जो डी सबसेल है उसमें 5d ऑर्बिटल्स हैं, और इन 5d ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है वो डी जनरेट है। यानी इन पांचों d ऑर्बिटल की एनर्जी इक्वल है। यह है फ्री स्टेट में जब ये मेटल आयन है। जो ही इस मेटल आयन की ओर लिगेंड अप्रोच करते हैं, यानी ये मेटल आयन मान लेते हैं, इसे मेटल आयन एज्यूम करता हूं, और जो ही इसकी तरफ कौन अप्रोच करते हैं? लिगेंड से अप्रोच करते हैं, चाहे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर्स में हो चाहे टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में हो। तो इन 5d ऑर्बिटल में डिफरेंट रिपल्शन होता है। तो पहली चीज क्या है? इन सभी में रिपल्शन होगा। किनके बीच रिपल्शन होगा? इन d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उनका इन लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन होगा। लिगेंड्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव चार्ज है, d ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो भी नेगेटिव चार्ज है। इन दोनों के बीच रिपल्शन होगा, और ये रिपल्शन इक्वल नहीं होता है। कुछ ऑर्बिटल्स में रिपल्शन ज्यादा है, कुछ ऑर्बिटल में रिपल्शन कम है, लेकिन सब में रिपल्शन है। और हमें मालूम है कि जब रिपल्शन होता है तब एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। तो पहले जो 5d ऑर्बिटल थे उनकी एनर्जी इक्वल थी। अब इनमें रिपल्शन हुआ तो पहला काम क्या होगा? इन पांचों की एनर्जी इंक्रीज हो गई। अब इनमें रिपल्शन इक्वल नहीं है, तो कुछ की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी और कुछ की एनर्जी कम इंक्रीज होगी। इसका मतलब मेटल के वो 5d ऑर्बिटल की डीजेनरेसी ब्रेक हो गई है। अब ये कितने पार्ट में ब्रेक होगी? जो 5d ऑर्बिटल हैं वो दो पार्ट में टूट जाते हैं। एक पार्ट में 2d ऑर्बिटल्स होते हैं और एक पार्ट में
3d ऑर्बिटल्स होते हैं। 3d इन 3d ऑर्बिटल्स और 2d ऑर्बिटल्स की एनर्जी में डिफरेंस होता है। इस डिफरेंस को हम कहते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि ये स्प्लिट हो गए हैं। या इसका एक और नाम क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसका सिंबल है डेल। डेल के अलावा डेल ओ हो सकता है या डेल टी हो सकता है। डेल ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, और डेल टी का मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबलाइजिंग एनर्जी। फर्स्ट आते हैं तीसरे पॉइंट पर। अच्छा, स्प्लिटिंग क्यों हुआ? मेटल के जो 5d ऑर्बिटल्स हैं इनमें रिपल्शंस डिफरेंट क्यों हुआ? इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि जो d ऑर्बिटल है मेटल का वो सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल का मतलब है चारों तरफ d ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है। 5d ऑर्बिटल्स में दो तो कहां होते हैं? एक्सिस के ऊपर, दो एक्सिस के ऊपर है। कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये दोनों जो डी ऑर्बिटल हैं ये एक्सिस के ऊपर है। और जो तीन डी ऑर्बिटल हैं डी एक्स वाई, डी एक्स जेड और डी वाई जेड, ये जो तीन डी ऑर्बिटल हैं ये एक्सिस के बीच में है। यदि मान लो इस तरह की ये दो एक्सिस में ले लूं, इस तरह की दो एक्सिस ले लूं, तो यहां जो है इस तरह की ये है ऑर्बिटल, इस तरह के ये बीच में होगा, इस तरह के बीच में ऐसे ऑर्बिटल हैं 3, और जो एक्सिस के ऊपर है जो यहां पर है ऐसे ऑर्बिटल हैं 2। यानी इनका जो अरेंजमेंट है इस मेटल के चारों ओर एक जैसा नहीं है। यानी कैसे है? ये स्फेरिकली अनसिमेट्रिकल है। दूसरा क्या रीजन है कि जब लिगेंड अप्रोच करते हैं इनका अनसिमेट्रिकल हो गया है, तो अब जब लिगेंड अप्रोच करेंगे तो ये डी ऑर्बिटल कैसे हैं? अनसिमेट्रिकल हैं। तो इन डी लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और इन डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो रिपल्शन है कहीं ज्यादा है और कहीं कम होगा। तो हम आ जाते हैं हमारे तीसरे पॉइंट में। क्या है? हम इनको डिटेल में एक एक करके लर्न करने वाले हैं बच्चों। ड्यू टू स्फेरिकल अनसिमेट्रिकल है, चारों तरफ डी सबसेल या डी ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है। ड्यू टू स्फेरिकल अनसिमेट्रिकल ऑफ डी ऑर्बिटल्स एंड पहला रीजन तो ये रहा। दूसरा रीजन क्या है? एंड अनसिमेट्रिकल अप्रोच ऑफ लिगेंड। दोनों के दोनों अनसिमेट्रिकल है। टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन द डीजेनरेसी ऑफ 5d ऑर्बिटल्स ब्रेक। ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं अब इनकी एनर्जी सेम नहीं रहती है। इन ब्रेक किसमें हो गया? इन टू फोल्ड डीजेनरेसी। टू फोल्ड का मतलब है दो ऑर्बिटल, इनकी एनर्जी अलग हो गई और इनको क्या कहते हैं? ईजी। इन टू ऑर्बिटल्स जो डी के जो टू ऑर्बिटल्स है इनको हम कहेंगे ईजी। एंड थ्री फोल्ड का मतलब है यहां हो जाएंगे 3d ऑर्बिटल्स और इनकी डीजेनरेसी अलग हो जाएगी। यानी इन 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी, इन 2d ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल होगी, लेकिन इन 2d की और इन 3d ऑर्बिटल्स की एनर्जी इक्वल नहीं होगी। डीजेनरेसी, इसे हम क्या कहेंगे? T2g ऑर्बिटल। तो हमारे यहां पर क्या हुआ? अनसिमेट्रिकल अप्रोच हुई लिगेंड्स की और डी ऑर्बिटल भी अनसिमेट्रिकल है, और इन दोनों से क्या हुआ कि जो रिपल्शन हुआ वो अनइक्वल हुआ। तो जो डी ऑर्बिटल है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। अब अगला, T2 की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज होगी या Eg की? इन दोनों की एनर्जी डिफरेंट है, तो इन दोनों में कहां रिपल्शन ज्यादा हो रहा है? इन दो ऑर्बिटल्स में ज्यादा हुआ या इन तीन ऑर्बिटल्स में ज्यादा हुआ है? वो डिपेंड करेगा कॉम्प्लेक्स कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल है या टेट्राहेड्रल है। दोनों में अलग अलग कंसेप्ट लगेगा। एनर्जी ऑफ ऑल 5d ऑर्बिटल्स इंक्रीज्ड। फर्स्ट लाइन तो ये है, पांचों डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज तो होगी, इन अनइक्वल अमाउंट में होगी। तो उससे होगा क्या? विच डिपेंड। अब वो अनइक्वल में किसकी ज्यादा इंक्रीज होगी, किसकी कम होगी? विच डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स, यानी वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है या
ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। इसका मतलब हमें CFT को दोनों कॉम्प्लेक्स में अलग अलग स्टडी करनी होगी। पहले हम किस में करेंगे? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, उसके बाद किस में लर्न करेंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो यहां 3 पॉइंट क्या है? बॉन्ड आयोनिक है, इसका नाम CFT क्यों दिया, और मेटल के डी सबसेल के पांचों ऑर्बिटल की डीजेनरेसी ब्रेक हो जाएगी CFT के अकॉर्डिंग। अब चलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर CFT कैसे अप्लाई करते हैं। तो हम पहले समझते हैं CFT इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये मान लो यहां सेंटर में कौन है? मेटल है, यहां सेंटर में मेटल है, ये मेटल हो गया हमारे पास, और इसको मैं इस तरह से शो कर देता हूं इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये जो है ये मेटल है, और ये जो हमारे पास क्या है? इनकी एक्सिस है। अब पहले इस डायग्राम को समझे। इस मेटल के जो डी सबसेल के 5 ऑर्बिटल है उनका कैसा अरेंजमेंट है? 2 ऑर्बिटल कौन कौन से? डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक कौन सा? डी जेड स्क्वायर। ये जो 2 ऑर्बिटल्स हैं इनकी जो लोब्स है, इनकी जो लोब्स है वो एक्सिस के ऊपर है, यहां पर है, ऐसे है, इस तरह से है, यहां पर है, और यहां पर है। तो पहले मैं क्या काम करता हूं? उन ऑर्बिटल्स को यहां मैं बना देता हूं जो एक्सिस के ऊपर है। तो कौन कौन से ऑर्बिटल एक्सिस के ऊपर हैं? नंबर फर्स्ट ये ऑर्बिटल, ये उसका डंबल पहला और ये उसका दूसरा डंबल। ये जो ऑर्बिटल है ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और एक ऑर्बिटल ये जेड एक्सिस, ये हमारे सामने आपकी तरफ है ये, और एक बोर्ड के पीछे की तरफ है, ये उस पर है, ये दूसरा डी ऑर्बिटल, ये है डी जेड स्क्वायर। जिन एक्सिस पर इनकी लोब्स है उसी के अकॉर्डिंग इनका टाइप है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। अब बाकी जो 3 ऑर्बिटल हैं, तो 2 तो कहां हो गए? यहां पर और यहां पर। ये एक डंबल, ये दूसरा डंबल, इनके ऊपर, दूसरा यहां हो गया, और उनकी उसका जो एक डंबल है वो सप्रेस हो गया है। अब आते हैं 3 डी ऑर्बिटल, वो कहां है ये समझना जरूरी है। वो जो 3 ऑर्बिटल है वो यहां है, पहला डंबल इधर से इधर, यहां से यहां पहला, यानी वो सारे जो 3 डी ऑर्बिटल उनके लोब्स कहां होंगे? यहां बीच में, यहां बीच में, यहां बीच में, यहां बीच में। इसको मैं ऐसे कर दूं तो यहां बीच में होंगे, यानी जो 3 डी ऑर्बिटल्स हैं उनके जो लोब्स है या उनके जो डंबल्स है वो एक्सिस के बीच में है। ये समझना जरूरी है, तब आपको CFT समझ में आएगी। अब ऑक्टाहेड्रल में कितने लिगेंड्स आएंगे? 6 लिगेंड्स आएंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, यूनिडेंटेड 6 लिगेंड्स आ रहे हैं। अब वो किस डायरेक्शन से अप्रोच करते हैं? इन एक्सिस के अकॉर्डिंग आते हैं वो। यहां से कौन आया? लिगेंड नंबर 1, यहां से कौन आया? लिगेंड नंबर 2, यहां से इस एक्सिस के अकॉर्डिंग कौन आया? लिगेंड नंबर 3, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग लिगेंड नंबर 4, इस एक्सिस के अकॉर्डिंग लिगेंड नंबर 5, और इस एक्सिस के अकॉर्डिंग लिगेंड नंबर 6। अब इसको मैं आपको डायग्राम में समझाता हूं। लिगेंड कैसे आ रहे हैं? एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, एक यहां से आ रहा है, एक पीछे वाले से, और एक ऊपर से और एक नीचे से। यहां से 6 लिगेंड्स इस मेटल की ओर अप्रोच करते हैं, और उन लिगेंड्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। वो क्या देने आ रहे हैं? लोन पेयर। और इस मेटल के इन डी ऑर्बिटल्स पर जो एक्सिस के ऊपर हैं इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन होगा। अब ये जो यहां पर है, जो एक्सिस के बीच में है, इनमें भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनके इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच भी रिपल्शन है, दोनों के बीच रिपल्शन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लिगेंड तो यहां से आ रहा है, तो यहां ये जो एक्सिस के ऊपर डी ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच का रिपल्शन एक्सिस के बीच वाले और भी डी ऑर्बिटल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। तो जो एक्सिस पर ऑर्बिटल हैं उनमें रिपल्शन ज्यादा है, जो एक्सिस के बीच में है उनमें रिपल्शन कम है। तो पहला काम क्या हुआ? सब में रिपल्शन है। दूसरा क्या हुआ? एक्सिस के बीच वाले 2 डी ऑर्बिटल्स में रिपल्शन ज्यादा होगा, तो उनकी एनर्जी बाकी 3 ऑर्बिटल से ज्यादा हो जाएगी। और इसी तरह से क्या हुआ? इन 5 डी ऑर्बिटल की डीजेनरेसी ब्रेक हो गई। तो यहां मैं क्या लिखूं?
कि मान लो पहले हमारे पास ये 5 ऑर्बिटल थे, 5d ऑर्बिटल, ये 5 क्या है हमारे पास, ये d ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल, और ये कैसे हैं अभी, ये डीजेनरेट है, यानी इनकी एनर्जी कैसी है, पांचों की इक्वल है। जो ही लिगेंड्स इनके पास आते हैं तो पहला काम क्या हुआ, इन पांचों की एनर्जी इंक्रीज हो गई, ये पहला काम हुआ, इन पांचों की एनर्जी इंक्रीज हो गई है, पांचों की एनर्जी बढ़ गई है। लेकिन गड़बड़ घोटाला क्या हुआ कि इन 5 में से ऑक्टाहेड्रल में उन 2 ऑर्बिटल की एनर्जी जो एक्सिस पर हैं उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो उनको मैं क्या लिख दूं, ऐसे लिखता हूं, यहां 2 और यहां कितने होंगे, 3, जिनकी एनर्जी कम इंक्रीज हुई है। यहां 3 ऑर्बिटल और यहां 2 ऑर्बिटल, और ये जो है, ये जो लेवल है, ये इन दोनों एनर्जी का मीन है। तो यहां मैं क्या लिख दूं, इसको ऐसे करके, ये मीन है, यहां जो एनर्जी है इन दोनों की वो 0 है। अब ये एक ऊपर गया और एक नीचे की तरफ आया, तो जो ऊपर गया है इसको थोड़ा सा मैं ज्यादा ऊपर कर देता हूं, ये, क्योंकि इनकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा है। अब इनकी जो एनर्जी है, इनको हम क्या कहेंगे, इनको कहेंगे Eg। ये 2 फोल्ड डीजेनरेसी है, इन्हें हम क्या कहेंगे, T2g। T2g क्या है, इन तीनों ऑर्बिटल को हमने क्या कह दिया, T2g, और इनको क्या कह दिया, Eg। ये नाम कहां से आए हैं, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल या ग्रुप थ्योरी से आए हैं। हमें यहां ने ये नहीं समझना कि नाम कैसे आए हैं, हमें क्या समझना है कि 2 तरह की डीजेनरेसी हो गई है, Eg और T2g। अब आते हैं, ये क्या पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जिस पर इन दोनों की एनर्जी को ऐड कर दिया जाए तो यहां आंसर 0 आएगा, यानी ये इन दोनों की एनर्जी का मीन है। अब कैसे हुआ कि इस 0 से इनकी जो एनर्जी ज्यादा है वो है 0.6 डेल ओ, 0.6 इनकी एनर्जी यहां से ज्यादा है, और इनकी एनर्जी जो कम है वो है -0.4 डेल ओ। अब डेल ओ क्या अभी हम लोग समझते हैं। अब मैं इस -0.4 को, -0.4 को मैं क्या करूं, डेसिमल हटा दूं, 10 लगा दूं, कितना हुआ 4/10, यानी 2/5। तो ये जो एनर्जी कम है वो है -2/5 डेल ओ। ये जो ज्यादा है इसको मैं क्या लिख दूं, 0.6/10, तो इसको क्या लिख दूं, 6/10, यहां डेसिमल है, तो क्या हो जाएगा 3/5। तो ये एनर्जी जो ज्यादा है वो है 3/5 डेल ओ। अब ये डेल ओ क्या है, यहां से लेकर यहां तक का जो एनर्जी का डिफरेंस है वो है डेल ओ। डेल ओ क्या है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड Eg, और इस डेल ओ को क्या कहते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्योंकि ये जो 5d ऑर्बिटल थे ये स्प्लिट हो गए हैं। इसका एक और नाम क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी है। अब इस लाइन का भी बच्चों एक नाम है जहां पर एनर्जी कितनी हुई है, 0 हो गई है। इसे कहते हैं बच्चों, इस लाइन को कहते हैं बरी सेंटर, बरी सेंटर। और यहां जो मीन एनर्जी है वो कितनी है, 0 है, यानी यहां जो एनर्जी है वो इन सभी की एवरेज एनर्जी है। अब आते हैं बच्चों हम अगली चीज, डेल ओ क्या है, डेल ओ क्या है, एनर्जी डिफरेंस, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन T2g एंड Eg। अब इसको कहते हैं क्या है, डेल ओ को। ये ओ का मतलब क्या, ओ का मतलब है ऑक्टाहेड्रल, इस ओ का मीनिंग है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, याद रखना, इस ओ का मीनिंग है ऑक्टाहेड्रल। और इसका एक और नाम क्या है, CFSE। क्या है ये, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग, या क्या कह दो, स्प्लिटिंग एनर्जी है ये। पहले हम पूरे ऑक्टाहेड्रल को समझेंगे, उसके बाद हम कहां जाएंगे, टेट्राहेड्रल में। तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिफरेंस है वो क्या है, डेल ओ है। इसकी कितनी एनर्जी ज्यादा है, 3/5 डेल ओ, और ये कितनी कम है, -2/5 डेल ओ। यहां कौन से इलेक्ट्रॉन आएंगे,
यहां पहले इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहां इलेक्ट्रॉन बाद में आएंगे। बच्चों यहां तक उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है। अब मैं क्या काम करता हूं, आगे की थ्योरी आपको समझाता हूं। इस पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं बच्चों मैं। उसके बाद मैं इसका थ्योरी का पूरा पोर्शंस यहां बोर्ड पे मेंशंस कर दूंगा। इस पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं। अब समझना, वैल्यू डेल ओ की वैल्यू ऑफ डेल ओ कितना होगा, ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा होगा या कम होगा, ये डिपेंड करेगा रिपल्शन कितना ज्यादा हुआ है। तो रिपल्शन बहुत ज्यादा है, यानी जो लिगेंड है उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, तो वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने की ट्राई करेगा। तो उस कंडीशंस में इन डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। तो रिपल्शन बहुत ज्यादा है, उस कंडीशन में ये डेल ओ का जो डिफरेंस है वो ज्यादा होगा। तो वैल्यू ऑफ डेल ओ की वैल्यू जो है, वैल्यू ऑफ डेल ओ डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ लिगेंड्स। ये काम का पॉइंट है बच्चों। यदि कहीं किसी लिगेंड में डेल ओ की वैल्यू ज्यादा है, यदि कोई ऐसा लिगेंड आ जाए जहां डेल ओ की वैल्यू ज्यादा हो, उस कंडीशन में उसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। और फील्ड का मतलब है उसके इलेक्ट्रॉन का फील्ड। और यदि ये डेल ओ की वैल्यू कम है, उसे कहते हैं वीक फील्ड लिगेंड। ये नाम हमने वीबीटी में पढ़े थे, लेकिन समझा कौन रहा है इन्हें, सीएफटी समझा रहा है। सीएफटी के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन होगा, वो लिगेंड जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है और वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन देने की ट्राई करेगा। तो ये जो डिफरेंस है ये ज्यादा किस में होगा, ये डिफरेंस ज्यादा होगा जब लिगेंड कौन सा हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो। ये डिफरेंस कब होगा, जब लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड हो। यानी डेल ओ की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, याद रखना इसको, नेचर ऑफ लिगेंड पे डिपेंड कर रही है। यानी वैल्यू ऑफ डेल ओ डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ लिगेंड या नेचर ऑफ लिगेंड। अब दो तरह के हमारे पास वैल्यू आ गई है, या तो डेल ओ ज्यादा होगा या डेल ओ कम होगा। अब बच्चों समझना, इस पोर्शंस को भी रिमूव कर रहा हूं। इसका शॉर्ट नाम क्या है, CFSE। कहीं लिखा है मैंने, ये रहा CFSE, याद रखना। इस पोर्शंस को रिमूव कर रहा हूं बच्चों में। अब समझना क्या है, यदि मान लो किसी कॉम्प्लेक्स में, अच्छा एक और यहां पर एनर्जी का रोल आता है, और वो एनर्जी कौन सी है, उस एनर्जी को कहते हैं हम पेयरिंग एनर्जी। यहीं पर हम वो कंसेप्ट समझ लेते हैं, पेयरिंग एनर्जी। पेयरिंग एनर्जी का कहीं तो सिंबल P है और कहीं सिंबल पाई है, दोनों सिंबल एक्सेप्टेबल है। अब पेयरिंग एनर्जी क्या है, वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को पेयर करने के लिए चाहिए, उसे कहते हैं पेयरिंग एनर्जी। अब पेयरिंग एनर्जी और डेल ओ में रिलेशन समझना बच्चों। यदि डेल ओ ज्यादा है पेयरिंग एनर्जी से, फर्स्ट कंडीशन, ए कंडीशन, हमें इसके अकॉर्डिंग जवाब ढूंढना है। डेल ओ ज्यादा, इसी पे फोकस करना, पेयरिंग एनर्जी को भूल जाना। पेयरिंग एनर्जी क्या है, वो एनर्जी है जो हमें इलेक्ट्रॉन्स को पेयरिंग करने के लिए रिक्वायर्ड है। तो इसको हम लोग भूल जाएं, डेल ओ पे आए। डेल ओ क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ये डेल ओ है, यहां से लेकर यहां तक का डिफरेंस। यदि ये डिफरेंस ज्यादा है, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा है। और यदि इन दोनों के बीच का गैप ज्यादा है तो पहला इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, चौथा इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि गैप ज्यादा है। चौथा इलेक्ट्रॉन यहां आएगा, पांचवा यहां आएगा और 6 नंबर यहां आएगा। इसका मतलब पहले पेयरिंग होगी, पेयरिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, ऊपर की तरफ। फिर 7 नंबर यहां आएगा, 8 नंबर यहां आएगा, 9 नंबर यहां आएगा, 10 नंबर यहां आएगा। यदि आप इस पेयरिंग के अकॉर्डिंग समझना चाहें तो इसका मतलब क्या है, पेयरिंग एनर्जी कम है, यानी कम एनर्जी चाहिए पेयरिंग करने के लिए, तो पेयरिंग हो जाएगी। तो आप डेल ओ के अकॉर्डिंग याद रखें, ये डिफरेंस ज्यादा है
यानी लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पहले इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आएंगे, T2G में, फिर कहां पर आएंगे, Eg में आएंगे। अब सर ये इलेक्ट्रॉन कहां से आए, अरे ये इलेक्ट्रॉन तो उस मेटल के जितने इस d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है उनको हम यहां डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मान लो कि कोई कॉम्प्लेक्स है, ऐसे समझा देता हूं, एग्जैक्ट हो सकता है, हो ना भी हो, 3+ है और इसके d में, इस क्रोमियम के d में 3 इलेक्ट्रॉन है। क्रोमियम भी कौन सा ले लिया मैंने, 3+ वाला। दिस क्रोमियम के d ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो इन 3 इलेक्ट्रॉन का मैं डिस्ट्रीब्यूशन कहां करूंगा, तीनों यहां आएंगे, या तीन है तो तीनों तो यहीं आएंगे। मान लेता हूं यहां 5 होते, समझा रहा हूं सिर्फ, डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते तो फर्स्ट यहां आता, सेकंड यहां आता, थर्ड यहां आता, 4 यहीं आता या ऊपर जाता, ये डिपेंड किस पे करेगा, इस डेल ओ पे करेगा। और डेल ओ किस पे डिपेंड करता है, लिगेंड्स पे। तो यहां लिगेंड्स कौन है, H2O है। अब H2O किस में आता है, H2O आता है वीक फील्ड लिगेंड में। इसका मतलब ये गैप क्या होगा, कम होगा। ये गैप कम होगा तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां, सेकंड यहां, थर्ड यहां, फोर्थ यहां और फिफ्थ यहां पर आएगा। तो यहां जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो रियल में किसके हैं, उस मेटल के d ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं हमें उन इलेक्ट्रॉन को इन T2G और Eg में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो वापस मैं कहां जाता हूं, यहां पे आ जाता हूं, इस पोर्शन इसको मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। क्या हमारे पास है कि दी डेल ओ ज्यादा है, इसके अकॉर्डिंग फोकस करना, डेल ओ ज्यादा है, इसका मतलब है पेयरिंग होगी। और पहले क्या आएगा, T2G 6 होगा। जब तक T2G 6 नहीं हो जाता है तब तक Eg में इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। जब T2G 6 हो जाएगा उसके बाद Eg में इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब T2G में 6 कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जाएंगे। सेकेंड कंडीशंस क्या है कि डेल ओ कम है और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। डेल ओ के अकॉर्डिंग आप जवाब ढूंढो, डेल ओ कम है यानी ये एनर्जी का जो डिफरेंस है वो कम है, और ये डिफरेंस कम है इसका मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उस कंडीशंस में क्या होगा कि जो 4th नंबर का इलेक्ट्रॉन जो है वो कहां जाएगा, Eg में जाएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन वो Eg1 होगा। तो वो कब जाएगा, जब T2G में कितने हो जाएंगे 3, तब वो कहां जाएगा, Eg में जाएगा। CFT केवल क्या समझाती है कि स्प्लिटिंग हो जाती है, स्प्लिटिंग क्यों हुई उसकी थ्योरी हमने समझ ली। स्प्लिटिंग होने के बाद उस कॉम्प्लेक्स के मेटल के d ऑर्बिटल या d सबसेल के इलेक्ट्रॉन का इन T2G और Eg में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो उम्मीद करता हूं ये दोनों कंडीशंस आपको समझ में आ गई है। अब बच्चों एक और कंसेप्ट, वो क्या है, किसी भी लिगेंड्स की स्प्लिटिंग पावर कितनी है, ज्यादा है या कम है। यदि उसकी स्प्लिटिंग पावर ज्यादा है तो हमने उसे क्या कह दिया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। और यदि उसकी d ऑर्बिटल्स को स्प्लिट करने की पावर कम है तो हमने उसे क्या कह दिया, वीक फील्ड लिगेंड। और इन्हीं स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड जितने भी लिगेंड्स हैं इनको इनके स्प्लिटिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो हमें एक सीरीज मिलती है, उस सीरीज का नाम है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। क्या है, जब सारे लिगेंड्स को उनके स्प्लिटिंग पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने पर जो हमें सीरीज मिलेगी उसका नाम क्या है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो हम अब आगे क्या पढ़ते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो मैं कौन सा पोर्शन रिमूव कर दूं, ये ऊपर का पोर्शन, ये वाला यहां से, और यहां क्या लिख देता हूं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की डेफिनेशंस। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या है, अरेंजमेंट ऑफ ligands in increasing order of their splitting strength. This series is called
इस सीरीज को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो इस सीरीज में जो सबसे पहले होगा उसकी स्प्लिटिंग पावर सबसे कम होगी, यानी वहां डेलो सबसे कम होगी, और जो सबसे एंड में आएगा, सबसे एंड में, उसकी स्प्लिटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी। तो मैं क्या काम करता हूं, उस सीरीज को बच्चों यहां मेंशन कर देता हूं। अब ये बच्चों रिमूव कर रहा हूं, ये वाला पोर्शन। एक और क्या चीज है यहीं पर हम समझ लेते हैं, हाई स्पिन और लो स्पिन। हाई स्पिन कब होगा, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं कि जब डेल ओ ज्यादा है, डेल ओ ज्यादा है, ये ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर आएंगे, और जब इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर आएंगे तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे इन्हें कहेंगे लो स्पिन, लो स्पिन। और यदि डेल ओ कम हुआ तो इलेक्ट्रॉन पहले यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो उन्हें क्या कहेंगे? हाई स्पिन। और स्पिन से आप क्या समझ लेना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। जहां ज्यादा होंगे 1 2 3 4 5 6 तो वहां हाई स्पिन होगी, और जहां पहले इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो रहे हैं वहां की स्पिन कम होगी। तो ये लो स्पिन और हाई स्पिन। अब आते हैं बच्चों, क्या समझा रहा था मैं? सीरीज। सीरीज को ढंग से समझना। सीरीज में क्या ऑर्डर है कि सबसे एंड में वो लिगेंड्स आएंगे जिनमें कार्बन आता है, उनकी स्प्लिटिंग पावर ज्यादा है, फिर आएंगे नाइट्रोजन, फिर आएंगे ऑक्सीजन, और सबसे एंड में आते हैं हेलोजन। दूसरी इसमें एक और चीज क्या है कि जो नेगेटिव चार्ज वाले लिगेंड्स हैं, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, उनकी स्प्लिटिंग पावर कम है। किनसे? जिन पर कोई चार्ज नहीं है। ये सारी जो सीरीज है ये ऑब्जर्व्ड सीरीज है, ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर मेजर की गई सीरीज है, लेकिन सीएफटी के पास इसका जवाब नहीं है कि न्यूट्रल लिगेंड्स की स्प्लिटिंग पावर ज्यादा क्यों है कंपैरिजन टू नेगेटिव चार्ज लिगेंड से। तो ये तीसरी लिमिटेशंस आ गई बच्चों यहां पर। तो फर्स्ट हम क्या करें, सबसे एंड में कौन आता है? आई माइनस, उसके बाद बी आर माइनस, उसके बाद है एस सी एन माइनस। मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिख रहा हूं। HCN से पहले कौन है? S डबल माइनस है, S डबल माइनस सल्फाइड आयन। उसके बाद कौन है? HCN माइनस। अब यहां दो हेलोजन आ गए, दो सल्फर वाले लिगेंड्स आ गए, उसके बाद बाकी जो बचे हुए हेलोजन है Cl माइनस, और उसके बाद F माइनस। अब F माइनस के बाद चार लिगेंड्स आएंगे जिन चारों में क्या कॉमन है? ऑक्सीजन कॉमन है। उन चारों में से सबसे पहले कौन आएगा? OH माइनस। उसके बाद कौन आएगा? यानी OH माइनस की स्प्लिटिंग पावर कम है, उसके बाद आएगा O डबल माइनस। O डबल माइनस के बाद आएगा, नहीं यहां ऑक्सीलेटो है, C2O4 डबल माइनस। उसके बाद आएगा O डबल माइनस, और फिर एक O ऐसा लिगेंड आएगा जिसमें O है, वो है H2O। यानी H2O कैसा लिगेंड है? न्यूट्रल है, लेकिन इसकी जो स्प्लिटिंग पावर है उनसे ज्यादा है जिन पे नेगेटिव चार्ज है। उसके बाद कौन आएंगे हमारे पास? उनके बाद वो आएंगे जिनमें नाइट्रोजन है। अब नाइट्रोजन वाले लिगेंड स्टार्ट हो जाएंगे। तो फर्स्ट कौन आएगा यहाँ? NCS। सर इसमें भी तो नाइट्रोजन था, लेकिन यहां जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है वो सल्फर है, और यहां कौन डोनेट कर रहा है? यहां नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है। उसके बाद कौन आएगा? एमाइन। एमाइन के बाद कौन आएगा? इथेन 1,2 डाइएमाइन। EN के बाद कौन आएगा हमारे पास? NO2। NO2 के बाद कौन है? CN माइनस, और सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड CO है, कार्बोनाइल। क्यों है इसमें हम पढ़ेंगे, इसका रीजन है हमारे पास, इसमें बेक बॉन्डिंग होती है, जहां ये होगा वहां बेक बॉन्डिंग होगी। तो ये क्या है? ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। फिर याद रखना कि जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है उनका मेटल के डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन कम है, जबकि जो न्यूट्रल है, यहां तो माइनस है, जो न्यूट्रल है CO और कौन गया? H2O, उनका रिपल्शन मेटल के डी इलेक्ट्रॉन के साथ ज्यादा है। तो क्या खत्म हुई? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो गई। कब इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, कब ऊपर जाएंगे, वो भी हो गया। अब मैं क्या काम करता हूं, इसके बाद इस थ्योरी का जो थ्योरी का पोर्शन है वो बच्चों बोर्ड पे लिख देता हूं, और उसको हम समझ लेते हैं। उसके बाद हम जाएंगे इसकी एप्लीकेशंस पर। अब हम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर CFT की थ्योरी को समझ लेते हैं। ये थ्योरी मैंने लिख दी है, अब जल्दी से समझ लेते हैं, आपके नोट्स में काम आ जाएगी बच्चों। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 6 लिगेंड्स अप्रोचेस टू
सेंट्रल मेटल आयन एलोंग द एक्सिस, एक्सिस के एलोंग आएंगे, ये हमने अभी ठीक पहले समझ लिया है। देयर आर रिपल्शन बिटवीन, किनके बीच रिपल्शन होगा? इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 5d ऑर्बिटल्स, इनके बीच रिपल्शन होगा। तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या है? फर्स्ट हो गया, ये सेकंड थर्ड पे चलते हैं। वी नो दैट आउट ऑफ 5d ऑर्बिटल्स, जो 5d ऑर्बिटल्स है उनमें से जो 2d ऑर्बिटल्स है उनके जो लोब्स है वो एक्सिस के ऊपर होते हैं। वो कौन कौन से हैं? dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। लोब्स, लोब्स कह दें या फिर डम्बल कह दें। लोब्स लाई एलोंग द एक्सिस, वो एलोंग, वो एक्सिस के ऊपर होते हैं। वाइल 3d ऑर्बिटल, कौन कौन से? dxy, dxz और dyz लाई बिटवीन द एक्सिस। तो दो तो कहां पर होंगे? ऐसे होंगे, और बाकी तीन कहां होंगे? ऐसे बीच में होंगे। अब उसके बाद क्या होगा? अब जो एक्सिस के ऊपर है वहां रिपल्शन ज्यादा है, क्योंकि लिगेंड्स कहां आ रहा है? एक्सिस के अकॉर्डिंग आ रहा है। Therefore, repulsion between 2d orbitals and ligands is more than the remaining 3d orbitals. वहां रिपल्शन ज्यादा होगा। इससे होगा क्या? Consequently, the energy of dx square, y square and dz square ऑर्बिटल्स आर ग्रेटर, इन दोनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी? ग्रेटर इंक्रीज, ज्यादा इंक्रीज होगी देन dxy, dyz एंड dxz और dyz ऑर्बिटल्स। देयरफॉर, अब रिपल्शन कहीं ज्यादा हुआ तो कहीं कम हुआ, तो हुआ क्या? d ऑर्बिटल स्प्लिट हो जाएगा। लास्ट पॉइंट क्या है? देयरफॉर डीजेनरेसी ऑफ 5d ऑर्बिटल्स ब्रेक या स्प्लिट इनटू टू फोल्ड, टू फोल्ड का मतलब दो ऑर्बिटल, टू फोल्ड डीजेनरेसी Eg, जिनकी एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, एंड थ्री फोल्ड डीजेनरेसी T2g, इनकी एनर्जी कम होगी। लेकिन इन दोनों की एनर्जी उन पांचों d ऑर्बिटल से ज्यादा होगी जो अपने फ्री स्टेट में थे, जब लिगेंड ने अप्रोच नहीं करी थी, उन पांचों से ज्यादा होगी। ये क्या हो गया हमारे पास? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर CFT की थ्योरी हो गई है। अब हम चलते हैं बच्चों इसके, इनकी एप्लीकेशंस पर। CFT की एप्लीकेशंस, तो ये सारा मैं रिमूव कर रहा हूं बच्चों। एप्लीकेशंस में क्या है? एप्लीकेशन से पहले हमें दो चीजें याद रखनी है। हमें क्या क्या चीजें चेक करनी है? लिगेंड कैसा है, लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहां मैं क्या लिख देता हूं इनके एप्लीकेशन से पहले? दो चीजें, डेलो ज्यादा है पी से, तो लिगेंड कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। कॉम्प्लेक्स कैसा बनेगा? स्पिन फ्री या स्पिन, लो स्पिन या हाई स्पिन। पेयरिंग होगी तो स्पिन लो होगी, तो क्या लिखूं यहां पर? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसका रिवर्स क्या कर दें? डे लो के कंपैरिजन में पी ज्यादा, डे लो कम हो गया, ये गैप कम हो गया, तो पेयरिंग नहीं होगी। तो क्या होगा? कैसा लिगेंड है? वीक फील्ड लिगेंड है, तो वहां क्या होगा? हाई स्पिन होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। दूसरा याद क्या रखें? आसान सा है कि पेयरिंग होगी, यहां डे लो ज्यादा है तो पेयरिंग होगी, तो पहले T2g में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। फिर एक आपको ये याद रखना है, ऑक्टाहेड्रल का डायग्राम है ये 5d ऑर्बिटल है, और ये यहां 2 होंगे, और यहां ऑर्बिटल कितने होंगे? ये 3 होंगे। ये आपको याद रखना है, ये T2g है और ये Eg है। ये आप ये डायग्राम याद रखोगे ऑक्टाहेड्रल में, तो आपके लिए एप्लीकेशंस यानी कॉम्प्लेक्सेस पर CFT लगाना आसान हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल हम किसका ले लें? FeH2O का होल 6। इसके एग्जाम्पल बहुत आसान होते हैं। क्वेश्चंस क्या आएगा इसमें? क्वेश्चंस आएगा राइट द T2g Eg कॉन्फ़िगरेशन। फर्स्ट तो ये आएगा। दूसरा क्या आएगा इसमें? ए कह दें इसे, और सेकंड आएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बारे में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में डाया है या पैरा मैग्नेटिक है, या तो आएगा डाया पूछेगा वो आपसे, या पूछेगा पैरा
डाया है या पैरा है। और क्या पूछ सकता है वो आपको, थर्ड क्या पूछ सकता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट। फॉर्मूला हमें मालूम है n+2। n क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन चीजें वो आपको पूछता है। फिर कह देता हूं, याद रखना हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट यहां मत लगाना, CFT में नहीं लगता। यदि आपको कहीं पर भी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आंसर्स दे रहे हैं आप, तो वहां कौन सी थ्योरी है, CFT, वहां VBT है। अब एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल इसे लेते हैं। तो पहला काम जो हमने VBT में भी किया था वो हम यहां भी करेंगे। मेटल कौन सा है, Fe, ये मालूम हो आपको। इसका एटॉमिक नंबर कितना है, क्रोमियम मैग्नीज आयरन 26। इसका कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन लिखो, यहाँ 18 हो गए हैं। 18 के बाद यहाँ क्या लिख दूं, 4s2 20, तो 3d6, यहाँ 3d6। अब क्या निकालें, इस कॉम्प्लेक्स में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको आयरन को क्या मान लें, x। वाटर कैसा लिगेंड है, न्यूट्रल, इक्वल्स टू +3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। तो आयरन पे क्या चार्ज पुटअप कर दें, +3। तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या हो जाएगा, आर्गन, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन्स यहां से गए, एक यहां से गया, तो क्या हुआ 3d5। काम खत्म बच्चों। अब 3d5 को आपको क्या करना है, T2G और EG में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। T2G में क्या होगा, EG में क्या होगा, लिगेंड को चेक करो, यही आपके लिए काम की चीज है। लिगेंड H2O है, और H2O किस में आता है, वीक फील्ड लिगेंड में आता है, वीक फील्ड लिगेंड में, और ये पेयरिंग नहीं करेगा। तो वीक फील्ड लिगेंड में क्या होगा, ऐसे याद रखोगे तो गड़बड़ नहीं होगी बच्चों। तो आप इनको वापस ऐसे मैं लिख देता हूं, यहां इस डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, तो यहां मैं 5 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5। अब इन 5 में से यहां कितने आएंगे, 1 2 3। लिगेंड वीक है तो अब ऊपर भी जाएंगे, वीक का मतलब ये डिफरेंस कम है, तो 1 2 3 4 5, और अगला यहां आएगा 6 में, 6 थे 5 ही थे, तो अगला यहां पर आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि क्रोमियम के T2G और EG का कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, उसको देख के लिखना आप। T2G में कितने हैं, 3, EG में कितने हैं, 2, ये हो गया कॉन्फ़िगरेशंस। T2G में जो 3 है ये भी अनपेयर्ड है, ये भी अनपेयर्ड है, तो ये कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। सीधा इसको लिखने की ट्राई करोगे तो गलती कर जाओगे। इस डायग्राम को बनाओ और इसके अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करो और यहां मेंशंस कर दो। ये हमारा सोल्व हो गया बच्चों, पहला एग्जाम्पल सोल्व हो गया। अब दूसरा क्या काम करता हूं, यहां चेंजेस कर देता हूं, यहां Cn ले आता हूं 6 और यहां चार्ज माइनस कर देता हूं। तो क्या क्या चेंजेस होंगे, पहला चेंजेस तो एलिमेंट का वही है, मेटल वही है, तो 26 एटॉमिक नंबर, यही कॉन्फ़िगरेशन आएगा। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ x के बाद क्या आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा -6, प्लस करूं और यहां -6 कर देता हूं, क्योंकि एक Cn पे चार्ज -1 आता है, तो 6 पे चार्ज -6 हो गया, और इस पूरे पे चार्ज क्या है, -3 है। उधर जाएगा -6 तो प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आएगी फिर हमारे पास, +3 आएगी, तो +3 का कॉन्फ़िगरेशन ये 3d5 होगा। अब दिमाग लगाते हैं, लिगेंड कैसा है, इस वीक, ये H2O तो वीक था, लेकिन Cn- कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका मतलब ये गैप क्या होगा, ये गैप ज़्यादा होगा। यदि ये गैप ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इलेक्ट्रॉन पहले T2G में आएंगे, तो यहाँ कौन आएगा, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, 5 हो गए, ये 5 यहाँ आएंगे, तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, T2G 5 EG 0। उम्मीद करता हूं ये दोनों एग्जाम्पल आपको समझ में आ गए हैं। इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऑक्टाहेड्रल में, केवल क्या करना है, T2G और EG का कॉन्फ़िगरेशंस लिखना है। और अभी T2G में 5 है, तो इसका मतलब ये भी कैसा है, ये भी पैरामैग्नेटिक है, लेकिन इसमें n की वैल्यू 1 है, तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा उसकी वैल्यू कम आएगी कंपेरिजन टू वाटर, यदि एज ए लिगेंड होता तो। ये हमारे पास क्या सोल्व हो गया है, ये 2 एग्जाम्पल सोल्व हो गए हैं। मुझे नहीं लगता है मुझे और एग्जाम्पल सोल्व करने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आपको एक मेन कंसेप्ट यहाँ बता देता हूँ बच्चों। क्या कंसेप्ट है, इस पोर्शंस को मैं रिमूव कर रहा हूँ, और वो क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस में वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन सी कंडीशंस में कॉन्फ़िगरेशंस दोनों का एक जैसा होगा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख देता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन।
और यहां क्या लिखूंगा कि वो जो मेटल है डी ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल ऑफ मेटल आयन, जो कॉम्प्लेक्स का, जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का जो मेटल है उसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो मान लेता हूं डी में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। यहां कौन सा लिगेंड उसके अंदर होता, वीक फील्ड होता, वीक फील्ड लिगेंड होता। तो T2G EG का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशंस होता, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो क्या कॉन्फ़िगरेशंस होता। D1 है, मान लो यहां D में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको रिमूव कर देता हूं। तो D1 वाला कहां जाएगा, यहां जाएगा, चाहे गैप ज्यादा हो चाहे कम हो, D1 वाला यहीं पर आएगा। तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, T2G1 EG0, यहां भी क्या होगा T2G1 EG0, दोनों का सेम। D1 यदि किसी D कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के मेटल के D में 1 इलेक्ट्रॉन है तो चाहे लिगेंड वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो कोई फर्क नहीं आएगा। अगला हमारे पास क्या कॉन्फ़िगरेशंस होता, D2 होता। तो D2 भी कहां आएगा, D1 D2 यहां आएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहीं पर आएंगे, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। T2G2 EG0, यहां भी क्या होगा T2G2 EG0। अब आ जाते हैं तीसरे इलेक्ट्रॉन में, D3 होता। तो थर्ड का मतलब 1 2 3, ये मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये 3 के 3 कहाँ आएंगे 1 2 3, चाहे लिगेंड वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो। क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, T2G3 EG0, चाहे लिगेंड स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो। यहां तक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड दोनों में सेम कॉन्फ़िगरेशन है। अब आते हैं इसके बाद का, इसके बाद क्या लिखूं मैं, D4 लिख देता हूं। D4 में क्या होगा, वीक फील्ड लिगेंड होता, वीक वाला होता, तो 1 2 3 4, वीक है तो ये गैप कम होगा तो एक ऊपर जाएगा। तो T2G में कितने हो गए 3, EG में कितने हो गए 1, तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता T2G3 EG1। और यदि यही लिगेंड उस कॉम्प्लेक्स में जहां का हमने मेटल लिया है उसमें स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो यहां 4 होते तो 1 2 3, चौथा भी यहीं पर आता। तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता T2G4 EG0, ये पहला डिफरेंस आया, D4 में आया। D1 2 3 तक कोई डिफरेंस नहीं है। D5 होता कॉन्फ़िगरेशंस, और लिगेंड वीक फील्ड लिगेंड होता, तो वीक में क्या होगा 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा T2G3 EG2 होगा। और यदि यही लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता तो 1 2 3 4 5, T2G5 EG0 होगा। तो यहां क्या लिख दूं T2G5 EG0। अब आ जाते हैं D6 में, यानी यहां भी गड़बड़ है, दोनों का डिफरेंट है। D6 होते, यदि यहां इलेक्ट्रॉन 6 होते तो यहां क्या होता, वीक में क्या होता 1 2 3 4 5 6, तो यहां कितने हो गए T2G में 4 और EG में कितने हुए हैं 2, तो कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता T2G4 EG2। स्ट्रॉन्ग होता तो क्या होता, सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां आते 6 के 6 और ये वैकेंट होता, तो क्या हो जाता T2G6 EG0। यहां पर भी डिफरेंट है। अब बच्चों यहां लिख देता हूं, बचा हुआ कॉन्फ़िगरेशंस। यदि D7 होता तो यहां क्या लिख दूं, एक तरफ में वीक फील्ड लिगेंड, और यहां किसका लिख दूंगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, सब कुछ सेम जैसा यहां था, पहले वीक उसके बाद स्ट्रॉन्ग। तो D7 होगा तो क्या होगा, वीक में 7 है 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां कितने हो गए 3 और 2 5, T2G5 EG2, तो यहां हो जाएगा T2G5 EG2। और यदि स्ट्रॉन्ग होता तो 6 तो यहां आते 1 2 3 4 5 6, एक यहां आता तो होता वहां पर T2G6 EG1। यहां पर भी दोनों में डिफरेंट है, वीक और स्ट्रॉन्ग में। अब मान लो कि D8 होते, यहां कितना ले लूं मैं D8 होते, ये क्या ले रहा हूं मैं उस कॉम्प्लेक्स में के मेटल में के डी ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है D8 होते, तो वीक में क्या होता 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहां क्या हो जाता T2G6 EG2, यहां हो जाता
T2G6 Eg2, और स्ट्रॉन्ग में क्या होता 1 2 3 4 5 6, ये 6 आ जाते फिर यहाँ 2 आते, ये दोनों में सेम होता T2G6 Eg2। D9 होता, मान लो उस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स d ऑर्बिटल में 9 होते तो दोनों का सेम होता T2G6 Eg3। यहाँ भी क्या होता T2G6 Eg3, और D10 होता तब भी दोनों का सेम होता T2G6 Eg4, T2G6 Eg4। तो बच्चों देखो गड़बड़ कहाँ कहाँ है, कौन सी कंडीशंस में हमें ये चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है कि लिगेंड वीक है या लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं, यदि मेटल का कॉन्फ़िगरेशन D1 से D3 हो, और या कहाँ से कहाँ तक हो D8 से D10 हो, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशंस में आपको लिगेंड चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का जो कॉन्फ़िगरेशंस है वो सेम आएगा। ये MCQ का क्वेश्चन है कि CFT में ऑक्टाहेड्रल केसेस में कौन सी कंडीशंस में वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड दोनों में T2G और Eg में इलेक्ट्रॉन सेम आते हैं। VBT में भी हमने चेक किया था। VBT में देखो क्या हमने चेक किया था, ठीक इसके पहले वाले वीडियो में जो था कि VBT में कहाँ कहाँ गड़बड़ नहीं होती थी। D1 से 3 में गड़बड़ नहीं होती थी, और D7 से 10 में नहीं होती थी। ये तो वहाँ पर भी कंसेप्ट था, लेकिन एक ऐसा है जो यहाँ जुड़ गया है। यहाँ D7 वाला जो है वो VBT में तो गड़बड़ नहीं हो रही, लेकिन उसका कहाँ गड़बड़ हो रही है, CFT में हो रही है। रहा D7, T2G5 2, और यहाँ 6 और 1 है। ये हमारे पास क्या हो गया, आप इसके बेसिस पर किसी भी मेटल के किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए उसका आप क्या लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, T2G और Eg का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं बच्चों। इसी के साथ क्या खत्म हुआ, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर CFT खत्म हो गई। अब हम किस पे आ जाते हैं, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर CFT कैसे अप्लाई होती है। तो मैं इसको रिमूव करता हूं और हम लोग आगे चलते हैं। टेट्राहेड्रल में CFT कैसे लगाएंगे समझे बच्चों। टेट्राहेड्रल में एक स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैंने क्यूब बना दिया है। इस क्यूब के बिल्कुल सेंटर में कौन होगा, हमारा मेटल होगा। इस मेटल से 4 लिगेंड्स बॉन्डेड होंगे। तो लिगेंड्स कहाँ होंगे, फर्स्ट लिगेंड्स इस कॉर्नर पर है, सेकंड लिगेंड जो है इस फेस के डायगोनल यहां पर होगा। तो एक लिगेंड यहां आएगा, एक लिगेंड यहां आएगा, तीसरा लिगेंड इन दोनों के जो अपोजिट फेस है उसके अपोजिट कॉर्नर पर, ये यहां है तो वो यहां नहीं आके अब यहां और यहां नहीं आके इसके पास वाले पर आएगा। एक लिगेंड यहां आएगा और एक लिगेंड यहां आएगा, और इन चारों को यदि मैं मिला दूं तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी। मैं बना सकता हूं, इन चारों को जोड़ दूं एक बार ऐसे डॉट डॉट करके, डॉट 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 डॉट, इन चारों को मैं जोड़ दूं एक बार। अब इसको भी इससे जोड़ दूं तो जो स्ट्रक्चर बनेगी वो कैसी बनेगी, टेट्राहेड्रल बनेगी। और मेन प्रॉब्लम क्या है ऑक्टाहेड्रल में, टेट्राहेड्रल में जो लिगेंड्स आते हैं वो एक्सिस के अलोंग नहीं आते। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल आपको समझा सकता हूँ कि लिगेंड मान लो यहाँ आ रहा है, यहाँ से लिगेंड आएगा, 4 लिगेंड्स, एक लिगेंड्स यहाँ से आएगा, एक लिगेंड्स यहाँ आएगा, और एक ये 4 1 2 3 और चौथा का ये यहाँ से आएगा, 4 लिगेंड्स आएंगे। अब यदि मैं यहाँ बात करूँ तो ये जो यहाँ से लिगेंड आ रहा है लेकिन एक्सिस तो यहाँ है, ये वाई एक्सिस रही, ये जेड एक्सिस रही जो हमारी बाहर की तरफ आई हुई है, ये बाहर की तरफ है जेड एक्सिस, और एक्स एक्सिस ऐसे है। कोई भी लिगेंड इन एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है, कोई भी लिगेंड इन एक्सिस के अलोंग नहीं आ रहा है। और यही बेसिक कंसेप्ट है, यही बेसिक डिफरेंस है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में 4 लिगेंड्स जब मेटल आयन की ओर अप्रोच करते हैं तो वो कहां से आते हैं, एक्सिस के बीच वाला जो स्पेस है वहां से आते हैं। और जब वहां से आएंगे तो जो 5d ऑर्बिटल्स हैं उनमें से वो 3d ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में हैं उनके डी इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन ज्यादा होगा कंपैरिजन टू उनके जो डी ऑर्बिटल एक्सिस पर हैं।
तो यहां सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, जो ऑक्टाहेड्रल में था उसका रिवर्स हो गया है। तो यहां क्या होगा, ये पहले हमारे पास क्या थे, ये पहले हमारे पास 5 डी ऑर्बिटल्स थे। इन पांचों की एनर्जी कैसी है, इक्वल है। इन्हें मैं क्या कह दूं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं ये हमारे पास। इन पांचों की एनर्जी सेम है। कब, जब लिगेंड अप्रोच नहीं कर रहे हैं। जो ही लिगेंड्स ने अप्रोच करना शुरू किया, कहां से आ रहे हैं लिगेंड्स, एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं। तो होगा क्या, पहला काम, इन पांचों की एनर्जी बढ़ गई, पांचों की बढ़ेगी क्योंकि पांचों में रिपल्शन हो रहा है। लेकिन इन 5 में से 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉन्स का लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच रिपल्शन ज्यादा है और उन दो की एनर्जी कम बढ़ेगी। उल्टा पुल्टा है डायग्राम, तो ध्यान रखना जब डायग्राम बनाने का है तो चेक कर लेना डायग्राम किसका पूछा है, टेट्राहेड्रल का या ऑक्टाहेड्रल का। अब इन दो ऑर्बिटल्स को जो हमने वहां कहा था वो भी हम यही कहेंगे Eg, और इन 3 को हम क्या कहेंगे, T2G। अब इनके बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होगा उसे कहेंगे डेल टी। डेल टी का मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल का कंसेप्ट है ये, और ये इनकी मीन एनर्जी है। इसकी एनर्जी यहां से ज्यादा है, इसकी एनर्जी यहां से कम है। ज्यादा कितनी है, कम कितनी है, वो रिलेशंस वही है। यहां कितनी ज्यादा है, 0.4 डेल टी ज्यादा है इससे, इस लाइन से 0.4 ज्यादा है। इसकी कितनी कम है, -0.6 डेल टी कम है। मैं इस पॉइंट को हटा के यहां क्या लिख सकता हूं, 2/5 डेल टी। यहां क्या लिख सकता हूं, 3/5 डेल टी। ये हमारे पास है। अब इसमें एक और क्या है, बेसिक, ये तो आपको समझ में आ गया कि 5d ऑर्बिटल्स थे, पांचों की एनर्जी बढ़ी, लेकिन उन 3 की एनर्जी जो एक्सिस के बीच में थे जहां से लिगेंड्स आ रहे थे उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हुई है क्योंकि वहां रिपल्शन ज्यादा था। इन दो की जो एक्सिस के ऊपर थे यहां रिपल्शन कम है तो इनकी एनर्जी कम इंक्रीज हुई है। लेकिन बेसिक कंसेप्ट क्या है यहां पर, इसको हम कहते हैं क्या है, CFSE। क्या नाम है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। फर्स्ट रीजन, फर्स्ट पॉइंट, ये टी किसको शो कर रहा है, टेट्राहेड्रल को। दूसरा और काम का कंसेप्ट क्या है, डेल टी की वैल्यू, जो डेल टी है उसकी वैल्यू डेल ओ के कंपैरिजन में बहुत कम होती है, लगभग 50% होती है। ये जो डेल टी है इसकी वैल्यू कितनी होगी, डेल ओ की 50% होती है, यानी बहुत कम होती है। उल्टा लिख दिया भाई, बहुत कम होती है। और उस कंडीशंस में क्या होगा, चाहे लिगेंड टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो या वीक फील्ड लिगेंड हो, कभी भी पेयरिंग नहीं होगी। यानी इलेक्ट्रॉन कैसे आएंगे, हमेशा चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी पेयरिंग। ये रीजन है इसका। थर्ड क्या होगा, इसलिए पेयरिंग नहीं होगी। यानी फर्स्ट क्या, कैसे आएंगे, सब में अनपेयर्ड आएंगे, अनपेयर्ड इन ऑल Eg एंड T2G। और उसके बाद क्या होगी, देन उनके बाद उनमें पेयरिंग होगी। तो ध्यान क्या रखना, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है या बहुत कम है। अब अगला, डेल टी और डेल ओ में रिलेशंस क्या है, 4th नंबर। तो एक वैल्यू याद रखना, 490 490। तो यहां डेल टी है, 4 का मतलब 4 9 और ये 0 है। ये 0 किसका है, ये डेल का है। 490 ये रिलेशंस है। ये कहाँ आ सकता है, फिर MCQ में आ सकता है। आपको क्या क्वेश्चंस दिया जा सकता है, डेल ओ की या डेल टी की वैल्यू आपको दे दी जाएगी और आपसे इसकी वैल्यू पूछी जाएगी। इसके बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। इसको क्या लिख सकता है, ये 9 डेल टी इक्वस टू 4 डेल ओ। और क्या लिख सकता है, 9/4 डेल टी इक्वस टू डेल ओ। ये सारे फॉर्मूले सही हैं। ये है डेल टी और डेल ओ में रिलेशंस है। ध्यान क्या रखना, ये जो 4 पॉइंट है ये काम के पॉइंट है। और इस डायग्राम को याद रखना, ये डायग्राम ऑक्टाहेड्रल का अपोजिट है। क्यों हुआ अपोजिट, क्योंकि जो लिगेंड का अप्रोच है वो एक्सिस के अकॉर्डिंग नहीं होके एक्सिस के बीच में है। और क्या खत्म हुआ, यहां जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे, 5वां पॉइंट, यहां जितने भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो सारे कैसे हैं,
हाई स्पिन है, क्योंकि पेयरिंग तो हुई नहीं। तो फिर क्वेश्चन क्या आ सकता है कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कौन से कॉम्प्लेक्सेस हमेशा हाई स्पिन वाले होंगे? टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। और अब मैं क्या लिख देता हूं, इसको रिमूव करके इसकी थ्योरी लिख देता हूं, उसको हम समझ लेते हैं। तो उसके बाद एक दो एग्जांपल। तो बच्चों मैं इसको रिमूव कर रहा हूं और इसकी थ्योरी लिख रहा हूं बच्चों। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस पर सीएफटी की थ्योरी के मेन पॉइंट्स क्या क्या है वो लर्न कर लेते हैं। फर्स्ट क्या हमारे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए है, द स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इज जस्ट रिवर्स्ड देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहां क्या लिख देना, कॉम्प्लेक्सेस। सेकेंड हमारे पास क्या है, बिकॉज इन, अब ऐसा क्यों हुआ, तो यहां देखें, बिकॉज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस 4 लिगेंड्स अप्रोचेज टुवर्ड्स सेंट्रल मेटल आयन बिटवीन द एक्सिस। टुवर्ड्स हटा दो, बिटवीन द एक्सिस, एक्सिस के बीच में से आते हैं, इसलिए क्या होता है, इसलिए क्या होगा, तीसरा पॉइंट समझा देगा। 10 3D ऑर्बिटल्स, वो डी ऑर्बिटल्स जो एक्सिस के बीच में है, जिनके लोब एक्सिस के बीच में है, 10 3D ऑर्बिटल्स हैव ग्रेटर रिपल्शन विथ इलेक्ट्रॉन ऑफ लिगेंड्स देन 2D, दो जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनके कंपैरिजन में इन 3D ऑर्बिटल्स में रिपल्शन ज्यादा होगा। लेकिन अब काम का पॉइंट क्या है कि रिपल्शन भले ही कितना ज्यादा हो जाए, लेकिन जो डेल टी है वो बहुत कम होगा, और इतना कम होगा कि पहले पेयरिंग नहीं होगी, D1 D2 यानी Eg1 Eg2, फिर इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे, यानी पेयरिंग नहीं होगी। मोर एवर द स्प्लिटिंग इज मच स्मॉलर देन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस, हेंस पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट हैपन्स। और पांचवा पॉइंट क्या है, जब पेयरिंग नहीं होगी तो सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ये हमारे पास क्या हो गई है, थ्योरी का पोर्शंस हो गया है। अब इस पोर्शंस को रिमूव करके हम क्या चेक कर लेते हैं, एक दो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के एग्जाम्पल। और यहां पर भी हमें क्या लिखना है, डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो मैं दो एग्जाम्पल यहां आपको बता देता हूं। उसके बाद हमारी सीएफटी लगभग एंड हो गई, दो रह गई छोटी छोटी चीजें, एक तो डेल किस पे डिपेंड करता है और एक लिमिटेशन। तो हम पहले दो एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ले लेता हूं NiCl4, यहां -2। तो फर्स्ट हम इसी एग्जाम्पल को चेक करते हैं। इसको सोल्व करने का तरीका वही है जैसा VBT में था, या जैसा इसके ठीक पहले वाली ऑक्टाहेड्रल की CFT में लगाया था। मेटल कौन सा है, निकल। एटॉमिक नंबर सबसे पहले मालूम हो आपको, निकल का एटॉमिक नंबर कितना है, 20, कितना है 28 हमारे पास है। तो निकल का एटॉमिक नंबर 28, ये मालूम नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। 18 लिखा, यहाँ लिखा 4s2, उसके बाद क्या लिखूं 28, तो ये 3d8 हो गया है। अब क्या पता लगाएं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसको क्या माने x, एक Cl पे चार्ज -1, तो यहाँ -4 लिख दें इक्वल्स टू -2। x को सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, +2। तो यहाँ निकल पे कितना चार्ज है, +2, तो +2 चार्ज होने पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए, तो यहाँ क्या लिखें आर्गन, इसके बाद 18, और यहाँ क्या हो जाएगा 3d8, 4s के 0 हो गए, हटा दें हम इसे क्योंकि हमें तो इससे मतलब है। ये आ गया आपके पास बच्चों 3d8 है, और हमें क्या मालूम है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। फिर भी आप इनको ऐसे लिख लें, ये इस तरह से लिखोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करना आसान हो जाएगा। बस गड़बड़ क्या मत करना, ऊपर 3 ऑर्बिटल्स होंगे, यहाँ 2 होंगे, इनको Eg कहेंगे और इनको T2G। तो पहले टेट्राहेड्रल में पहले Eg लिखेंगे, उसके बाद T2G लिखेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ कितने हो गए, Eg में क्या हो गया 4, Eg में 4 और T2G में भी 4 हो गया। ये इसका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, काम खत्म। अब यदि मैं Cl की जगह क्या कर दूं, Cn कर दूं, CN4 कर दूं, तो क्या होगा, सब कुछ ऐसा का ही ऐसा होगा।
लिगेंड चेंज कर दिया आपने, वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कर दिया, लेकिन टेट्राहेड्रल में ये जो डेल टी होता है ये वाला, ये इतना ज़्यादा नहीं होता कि पहले पेयरिंग हो उसके बाद ऊपर जाए, तो दोनों का सेम कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये जो एलिमेंट है, ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये कैसा होगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा दोनों कंडीशन में, चाहे Cl4 हो चाहे Cl का होल 4 हो। क्या खत्म हुई बच्चों हमारी CFT फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ध्यान क्या रखना है, ये वो पूछता है आपसे T2G और EG का कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान क्या रखना है, टेट्राहेड्रल में EG पहले आता है और ऑक्टाहेड्रल में EG बाद में आता है। अब बच्चों एक लास्ट इसकी है लिमिटेशंस, वो भी हम चेक कर लेते हैं। और लिमिटेशंस मैंने बीच में आपको बता दी थी, मैं इस पोर्शंस को रिमूव कर देता हूँ। फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है कि लिगेंड्स को क्या एज्यूम किया गया है, पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो लिमिटेशंस पे आ जाते हैं। लिमिटेशंस, फर्स्ट लिमिटेशंस क्या है, लिगेंड्स को क्या किया गया है, लिगेंड्स आर कंसीडर्ड एज पॉइंट नेगेटिव चार्ज। यही गड़बड़ कर दी, यानी उनकी किनको काउंट नहीं किया है, स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को काउंट नहीं किया है, इग्नोर्ड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ लिगेंड्स। लिगेंड्स के स्ट्रक्चर्स को काउंट ही नहीं किया आपने, अमोनिया को और Cl को माइनस को दोनों को एक जैसा मान लिया है, दोनों की स्ट्रक्चर्स अलग अलग है। तीसरा हमारे पास क्या इन्होंने गड़बड़ करी कि ये समझा नहीं पाए, क्या नहीं समझा पाए कि जो न्यूट्रल लिगेंड है उनकी स्प्लिटिंग पावर नेगेटिव चार्ज लिगेंड से ज्यादा कैसे है। द स्प्लिटिंग पावर ऑफ न्यूट्रल ligands is more than negative charged ligands। और उसमें भी क्या है, CO की पावर सबसे ज्यादा है और जबकि F माइनस की पावर जो है वो बहुत कम है। इसको क्या माना गया, वीक फील्ड लिगेंड, और ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, जबकि ये न्यूट्रल है। तो ऐसा क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये है तो सही कंसेप्ट कि CO की पावर ज़्यादा है और F माइनस की पावर कम है, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। और बच्चों अब इस थ्योरी का जो लास्ट पोर्शन है हम उसे चेक कर लेते हैं। वो क्या है, डेल O की वैल्यू, चाहे वो CFT हो, डेल की वैल्यू किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स जिन पे कौन डिपेंड करता है, डेल O। फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ डेल, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल का हो चाहे वो टेट्राहेड्रल का हो। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, नेचर ऑफ लिगेंड, ये हमें मालूम है। नेचर ऑफ लिगेंड कैसा है, यदि लिगेंड कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो डेल की वैल्यू ज़्यादा होगी, वीक फील्ड लिगेंड है तो डेल की वैल्यू कम होगी। डेल क्या है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का। ऊपर कौन है हमें इनसे मतलब नहीं है, T2G है या EG है, दोनों पे हम अप्लाई कर रहे हैं। दूसरा हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या है, टेट्राहेड्रल है या ऑक्टाहेड्रल है, इन दोनों पे भी डिपेंड करती है बच्चों। टेट्राहेड्रल में वैल्यू जनरली कम होती है, तो यहाँ वैल्यू कम है और यहाँ डेल की वैल्यू ज़्यादा है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, दोनों कंडीशन में टेट्राहेड्रल से ज़्यादा है। थर्ड पॉइंट ये काम का है, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल। बस होना क्या चाहिए, कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड या तो दोनों ऑक्टाहेड्रल हो या दोनों टेट्राहेड्रल हो। जैसे एग्जांपल देते हैं FeH2O का होल 6 2+ और FeH2O का होल 6 का 3+। इन दोनों में यदि हम चेक करें तो यहाँ Fe पे 2 चार्ज है, यहाँ Fe पे 3 चार्ज है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो डेल बढ़ेगा,
ये कंसेप्ट है बच्चों। क्वेश्चंस क्या आ सकता है कि इन दोनों में से किसका डेल ज़्यादा है। और फोर्थ नंबर हमारे पास क्या है, फोर्थ नंबर है, यहीं लिख देता हूं, लास्ट है बच्चों, पोजीशन ऑफ मेटल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इन डी ब्लॉक। यदि जो कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड का जो मेटल है यदि वो डी ब्लॉक का है तो उसकी पोजीशंस क्या है। यदि वो 3D सीरीज का है, कि वो 4D का है, कि वो 5D का है, उनमें इस तरह से डेल ओ की वैल्यू होती है। डेल की वैल्यू जो जो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है यानी 5D सीरीज, वहां पर जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं वहां स्प्लिटिंग ज़्यादा, वहां डेल की वैल्यू ज़्यादा यानी वहां स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है। और जो 3D सीरीज है वहां स्प्लिटिंग कम होती है। क्यों? क्योंकि जो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं 5D में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शंस के कारण साइज छोटी होती है और अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो क्या खत्म हुआ बच्चों हमारे पास, CFT खत्म हुई। इसी के साथ क्या खत्म हुई, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशंस कंपाउंड्स। उम्मीद करता हूं बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। 3 काम जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने साथियों तक जरूर पहुंचाएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू बच्चों।